म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क और उसी के बाद तुरंत ऐड आता है म्यूचुअल फंड सही है। तो इन दोनों में से सर हमें कौन सा कॉन्सेप्ट को लेना चाहिए? एक कॉइन का अगर एक साइड हेड है तो दूसरा टेल है, तो वैसा ही चीज है। इट्स लाइक गैम्बलिंग। इस दुनिया में कितने सारे बिजनेसेस है, आपने वेल्थ क्रिएशन वेल्थ जनरेशन का ही बिजनेस क्यों चूज किया? नमस्कार, वेलकम टू इंडिया राइज, द नेक्स्ट बिग शो पावर्ड बाय इवो कनेक्ट। और मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट प्रिंस जालू। और आज हमारे साथ है म्यूचुअल फंड के एक्सपर्टिस्ट, फाइनेंशियल एडवाइजर जयंतो चौधरी जी, जो हमें बहुत सारी ज्ञान और बहुत सारी चीजें बताएंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, जो शायद हम सबको किसी को नहीं पता होगा। तो आइए उन्हीं से जानते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में और एडवाइजरी के बारे में, फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में किस तरीके से वो अपनी जवानी बताएंगे। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो, ऑल गुड, बहुत अच्छे। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सर कि ये म्यूचुअल फंड होता क्या है? एक्चुअली देखिए, म्यूचुअल फंड्स एक सिस्टम है जहाँ पे हम कुछ प्रोडक्ट्स को कलेक्टिवली लेते हैं। म्यूचुअली जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन लोगों का फंड इकट्ठा करके एक वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस जो है वही म्यूचुअल फंड है। ऐसा कुछ नहीं कि ये एक अलग कंपनी है या अलग कैटेगरी है, ऐसा कुछ नहीं है। फिनेंशियल प्रोडक्ट जैसे होते हैं, डेट होते हैं, इक्विटी होते हैं, तो म्यूचुअल फंड भी ऐसा ही है। उसको इक्विटी को एक साथ कंबाइन करके हम एक प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड हो गया। कहीं पे वो डेट कैटेगरी के प्रोडक्ट को इकट्ठा करके हम प्रोडक्ट इशू करते हैं, तो डेट म्यूचुअल फंड्स हो गए। और कॉम्बिनेशन जो होता है वो हाइब्रिड होता है। तो ऐसा ही है म्यूचुअल फंड्स। ओ, तो मतलब बेसिकली म्यूचुअल फंड आपका जो नंबर ऑफ शेयर्स, उसमें से आप कुछ शेयर्स को निकालते हैं, जी। जो अच्छे शेयर्स हैं उनको उनका एक पोर्टफोलियो बनाते हैं और वो लोगों तक प्रोवाइड करते हैं। एकदम। सो सर, जैसे हम ये सुनते हैं, टीवी में भी ऐड देखते हैं, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, और उसी के बाद तुरंत ऐड आता है म्यूचुअल फंड सही है। तो इन दोनों में से सर हमें कौन सा कॉन्सेप्ट को लेना चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, इसे थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, एक कॉइन का अगर एक साइड हेड है तो दूसरा टेल है, तो वैसा ही चीज़ है। म्यूचुअल फंड में अगर मैं निवेश करता हूँ, तो वो प्रोडक्ट बैंक एफडी की तरह रिटर्न लिखा हुआ नहीं रहेगा। तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। और म्यूचुअल फंड सही है, ये जो कंसेप्ट है, वो बिल्कुल सही है, इसीलिए क्योंकि हम बोलते हैं जे एक इन्वेस्टर विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जस्ट लाइक अ ट्रैवलर विदाउट डेस्टिनेशन। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए सोचते हैं तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट इक्विटी में लेना एकदम गलत बात होगा। इट्स लाइक गैम्बलिंग। तो अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हैं तो हम इक्विटी में आ सकते हैं। तो इसके हिसाब से हम बोलते हैं कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। रैंडमली अगर मैंने देख लिया कि इस म्यूचुअल फंड्स में लास्ट ईयर 18% सीएजीआर दिया है, तो मैंने एक साल के लिए, मतलब मेरा नेक्स्ट ईयर आज के डेट पे 18% मिलेगा इसके हिसाब से, तो मैंने 10,000 रुपए लगा दिया। तो ये सही नहीं रहा। वो उसको हमको देखना पड़ेगा, ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो इसको कितना टाइम दे सकते हैं। अगर मेरे पास उतना टाइम है वेल्थ को एक्युमुलेट करने के लिए, वेट करने के लिए, तभी ये सही है। तो इसीलिए हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन आपको एक गाइडेंस चाहिए, एक्सपर्टाइज चाहिए। खुद भी आप कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर नॉलेज हो। वेरी, तो बेसिकली आप बोलना चाहते हैं सर कि अगर गाइडेंस के साथ किया जाए तो इसमें मिस्टेक्स और इसमें फेलियर होने का चांसेस कम है। एकदम। ओके ओके सर, जैसे जब हम म्यूचुअल फंड का बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत छोटा सा टर्म है, एसआईपी। तो ये एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड, ये लोग से इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ये बहुत कंफ्यूजन है, जैसे जी, जी। मुझे भी जानना है कि इनमें क्या हाँ, हाँ, डिफरेंस है हाँ। और ये कैसे हाँ, हाँ, काम करते हैं। एकदम सही बात, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है। वो लोग बोले म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क मुझे नहीं करना, लेकिन मुझे एसआईपी करना है, मेरे दोस्त को अच्छा रिटर्न आ रहा है। तो करेक्ट। ये थोड़ा कंसेप्ट, एक्चुअली एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इस नाम पे ही इसका पूरा डिटेल है। मगर मान लीजिए मैं महीने का 500 रुपीज़ सेव करना चाहता हूँ। मेरा सैलरी 1 तारीख को आता है, तो मैंने 2 या 3 तारीख डेट कन्फर्म कर दिया, मेरे बैंक से 500 रुपीज़ कट जाएगा और वो म्यूचुअल फंड में निवेश हो जाएगा। तो ये हो गया एसआईपी। एक सिस्टमैटिकली एक ही पर्टिकुलर डेट पे एक ही पर्टिकुलर अमाउंट अगर डिडक्ट होता है, इसी तरह जिसको हम बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं, म्यूचुअल फंड में वही है एसआईपी। और उसके अल्टरनेटिव जो है वो है लमसम इन्वेस्टमेंट। जैसे बैंक में हम बोलते हैं एफडी करेंगे, वन टाइम देंगे 50,000 या 1 लाख। अगर म्यूचुअल फंड में हम ये करते हैं तो हम इसको बोलते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। तो सर आपके हिसाब से, जैसे आज आप देख रहे 2026 में ये जेनजी जो हैं, जितने भी जेनजी के जो प्रॉब्लम्स हैं, ये
ये क्यों अपना ये जो इनके जो प्रॉब्लम्स है ये किस तरीके से रिलेटेड है और ये क्यों प्रॉपरली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं? आपके हिसाब से क्या ऐसा इनको रोक रहा है जो ये अभी तक म्यूचुअल फंड में उतना प्रॉपरली निवेश नहीं कर पा रहे हैं? ये एक अच्छा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे बात हो सकते हैं। एक्चुअली देखिए, अब जनरेशन जैसे चेंज होता है, उसके हिसाब से उनका लायबिलिटी, चॉइस सब चेंज होते हैं। मतलब हम अगर 50 इयर्स बैक सिचुएशन पे जाए, वहीं पे हम लोग देखेंगे बहुत सारे बैंक इंडिया में फेल हो रहा था। तो उसके हिसाब से उन लोगों के टाइम का जो इन्वेस्टमेंट था, वो था सिक्योरिटी बेस्ड। मतलब मेरा बैंक फेल नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट पूरे जो सिस्टम में बैंक्स थे, उनको आरबीआई के अंडर लाया। तो इसके लिए उस सिचुएशन में सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत मायने रखता था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ऐसा होते गया, सब रेगुलेटेड हुए। इंश्योरेंस कंपनी भी आईआरडीए के अंडर आया, सेबी एज़ अ ऑटोनोमस बॉडी वो आए। तो क्या हुआ, बहुत ट्रांसपेरेंट हो गया। और जो रोटी, कपड़ा, मकान, जो ये बेसिक नीड है, वो आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोगों का क्या है, हम लोग थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। तो जेन ज़ी मतलब वो लोग सिर्फ़ खाने के लिए या रहने का घर, उसके अलावा थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं कि रू रिटर्न अच्छा है। तो उन लोगों का ये सोच सही है कि थोड़ा सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क प्रोडक्ट पे लाए, थोड़ा रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि वो लोग ज़्यादा रिस्क लेते हैं, उनके रिस्क एपेटाइट जो है, उसको कैलकुलेट ना करके। उन लोगों का थोड़ा पेशेंस लेवल कम है, ये मेरे को लगता है। लेकिन वो तो अट्रैक्टेड ज़्यादा होते हैं एक्सपेंस में। मतलब अगर एक म्यूचुअल फंड जो उनको सजेस्ट किया जाए, मैं अगर उनको बोलूँ कि आप 10 साल रखिए, आपको 12 से 14% सीएजीआर आ जाएगा। तभी उनके दिमाग में आता है, ये कम नहीं है, थोड़ा ज़्यादा नहीं हो सकता? मैंने ऐप में देखा, ये तो 20% दिया लास्ट साल। तो ये उनका जो एडवाइज़र है, तो क्यों बोल रहा है कि 12 या 14%? तो इसको लेके सोचते हैं। लेकिन अगर कोई ईएमआई पे कुछ लेना हो, तब सिर्फ़ चीज़ ही दिखता है कि ले लेना है। वो भी उसका इंटरेस्ट 18% या 20% है, उनमें ज़्यादा लोग राइट, उन लोग राइट। फ़ोकस नहीं करते। तो ये मैं उन लोगों को समझाना चाहता हूँ कि ये थोड़ा फ़ोकस कीजिए। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है एक। ओके, तो सर जैसे कि अभी आप कौन से एज के ग्रुप को बोलना चाहोगे कि कब से उनको फाइनेंशियल प्लानिंग अपना चालू कर लेना चाहिए? लाइक 18 के बाद लोग बोलते हैं कि अब उनको अपना आगे का प्लानिंग स्टार्ट करना चाहिए। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दैट ये लोगों को कब से स्टार्ट करना चाहिए जो उनकी लाइफ में वो एक अच्छा वेल्थ ग्रो कर पाए? जी, ये भी मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपके पास पैसा है, पैसे से क्या किया जा सकता है? भोग, संचय, दान, नाश, हुँ, ये पैसे का एकदम यूटिलाइज़ेशन है। हम भोग कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, कुछ रख लिया फ्यूचर जनरेशन के लिए, उसके बाद उसका कोई यूटिलिटी नहीं है। नहीं है। तो अगर आपके पास कुछ पैसा है, तो आप उसी टाइम पे, आप एम्प्लॉयड हो या बिज़नेस कर रहे हो या स्टूडेंट हो, वो मायने नहीं रखता। अगर आपके पास डिस्पोजेबल मनी है और आप कितने दिन तक उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, ये क्लैरिटी आपके दिमाग में है, तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब मान लीजिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मान लेता हूँ। मेरे पास 20,000 रुपए है जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिए हैं कि ये 2 साल रखो, उसके बाद कुछ इसका हम यूज़ करेंगे। तो 2 साल के हिसाब से मैं इन्वेस्ट कर ही सकता हूँ। इसकी इसीलिए मेरे को एम्प्लॉयड ही होना होगा, ये नहीं हो रहा। लेकिन क्या प्लस पॉइंट क्या है इसका, कि हम लोगों को उस फाइनेंशियल जो लिटरेसी है, उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये गोल के हिसाब से पैसे को पार्क कर रहे हैं। ये जो प्रैक्टिस बिल्ड होता है ना, ये लॉन्ग टर्म में बहुत इफ़ेक्ट देता है। करेक्ट, करेक्ट। आज का स्मॉल सेविंग कल का बिग सेविंग बन एकदम, सकता है। एकदम। अगर कंपाउंडिंग को हुँ, आइंस्टाइन ने 8th वंडर बोला है, इसीलिए अगर आप 1 टू द पावर 365 करते हो, तो रिज़ल्ट आता है 1। 1.01 चेंजेस हुँ, थोड़ा है आया। हुँ। उसके ऊपर अगर आप पावर 365 देते हो, तो रिज़ल्ट आता है पॉइंट 37.7। दैट इज़ द मैजिक। हियर कम्स द कांसेप्ट ऑफ कंपाउंड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। या दैट्स सर जैसे म्यूचुअल फंड जो है ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है पूरा। तो ये क्या वो जो जनरल जिनके पास जनरलाइज्ड वेल्थ है उनको करना चाहिए या जो सैलरीड पर्सन है उनको भी करना चाहिए? किस तरीके से उनको अपना पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहिए कि वो एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएँ? उसके ऊपर सर थोड़ा बताइए। जी, मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरे को जो अगर पैसा का हिसाब रखना है, तो मेरे को एक चीज़ पहले देखना होगा कि इन्फ्लेशन क्या चल रहा है। मतलब आज का जो ₹100 है, 5 साल बाद उस ₹100 से मैं वो सब कुछ नहीं ले सकता। कुछ चीज़ों का दाम बढ़ जाएगा। मतलब एक फैमिली अगर 10,000 में अभी उसका मंथली एक्सपेंस हो जा रहा है, तो 5 साल बाद 10,000 में नहीं नहीं होगा। होगा। राइट, राइट। तो बैंक एफडी कैटेगरी जो है,
डेट कैटेगरी जो है वो इन्फ्लेशन के लगभग रिटर्न जनरेट करता है 5 से 7 आगे। अगर आप आज बैंक में देखते हो कि एफडी का रेट क्या है, आप देखेंगे कि 5 से 7 सीनियर सिटीजन वो ऐसा लेके अप टू 7% मोटा मोटा आपको रिटर्न दे रहा है। ये इक्विवेलेंट टू इन्फ्लेशन है। अगर इससे ज्यादा आपको कमाना है तो आपको इक्विटी में आना पड़ेगा। इक्विटी मीन्स बिजनेस। ये इक्विटी मीन्स बिजनेस मतलब हम सब जानते हैं कि एक साल में बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आ सकता है, लेकिन अगर 10 साल मान ले तो उसमें तो बिजनेस को ग्रो ही करना है। मेरा एक मेंटोर है, मैं उनसे इसी टॉपिक में बात कर रहा था। वो मेरे को एक अच्छा चीज समझाए कि आपका मान लीजिए अभी 20,000 में खर्चा घर का चल रहा है, तो 5 साल बाद आपका खर्चा बढ़ेगा कि घटेगा? इन जनरल तो बढ़ेगा। बढ़ेगा। मेरा खर्चा बढ़ा मतलब किसी बिजनेसमैन का इनकम बढ़ा। तो ये है सिंपल लॉजिक कि मार्केट बिजनेस ये फ्यूचर में बढ़ना ही है। तो मेरा एक्सपेंस मतलब किसी का अर्निंग है। मैं अगर ग्रोसरी शॉप में जाता हूँ वहाँ पे मेरा एक्सपेंस होगा। मैं अगर कपड़े खरीदता गारमेंट्स लेता हूँ तो किसी व्यापारी का करेक्ट। इनकम हुआ। तो ये एक्चुअल फंडा है जो चलता है। करेक्ट, ये बात तो आपने सर बहुत सही बोला कि अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी के पास तो पैसा जा ही रहा क्या है। ही रहेगा। दैट्स रियली। तो सर जैसे अब एक चीज हमको बताइए सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, कि हम जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए अपना इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कि हमें कितने का रिटर्न मिलना चाहिए तो हम उससे वापस निकले, या हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो हमें उसका कभी ना कभी तो उससे सेल ऑफ करके उससे बाहर भी निकलना जी है, तो जी उसको उस प्रोसेस को कैसे हम डिफाइन करते हैं कि हमें कितना परसेंट में सेल कर देना चाहिए, वो सब कैसे थोड़ा जिस्ट में बता पाए तो ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा होगा सर। हाँ, एकदम ठीक बात। इन्वेस्टमेंट शुड बी गोल बेस्ड नॉट ग्रीड बेस्ड। ओके। हो सकता है कि अभी 14% रिटर्न दे रहा है, लेकिन मेरे को चाहिए 18%, तब मैं बेचूंगा, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए मेरा एक बच्चा है, अभी उनका एज है 3 इयर्स, 18 इयर्स पे उसको हायर स्टडी के लिए मेरे पैसा देना है, मेरे को एक्सपेंस करना है, तो मैंने 15 इयर्स का जो टर्म है उसमें पैसा एक्यूमुलेट करूंगा। ये मेरा सोच है। तो ये इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में अगर इन्वेस्ट मैं करता हूँ तो मेरा ओवरऑल कैलकुलेशन आ जाता है। ओके। लेकिन मैं फिर वही ग्रामर के बारे में बात करना चाहूँगा कि एफडी कैटेगरी जो डेट प्रोडक्ट्स है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से रिटर्न देता है, और इक्विटी जो है वो देता है इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी। मोटा-मोटा इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी 12 टू 14% आता है। अगर 15 इयर्स टाइम हॉराइज़न है किसी के पास, तो वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि जो सीएजीआर है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, वो 12 से 14% आ जाएगा, और इसके बेसिस पे हम बहुत सारे कैलकुलेशन उनको दिखा भी सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि कोई रिटर्न नहीं दे पाएगा, इसीलिए सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क हम मार्केट। बोलते हैं। लेकिन 1979 में 100 रुपए का सेंसेक्स था, अभी 80,000 के ऊपर हो गया। जितना रिटर्न मार्केट ने दिया है ना, उतना रिटर्न बहुत गिने-चुने लोग उतना हाई रिटर्न ले पाए हैं। तो ये मार्केट रिटर्न के ऊपर हिसाब नहीं होता, बिहेवियरल इफेक्ट पे होता है। अगर मैं देखता हूँ कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो 12% पे चल रहा है, मेरा दोस्त का 14%, मैं उसको ब्रेक करके उसमें ले आया, तो ये होगा ब्लंडर। तो ये नहीं करना चाहिए। आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप एक्सपर्ट की गाइडेंस लीजिए। अगर आप खुद स्टडी करते हो, आपको लगता है कि मेरा नॉलेज ठीक है, तो उसके हिसाब से कीजिए। ओके। और एक बात चीज़ मैं हाइलाइट करना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग सब लोग गली क्रिकेट खेले हैं। हमारा एक टाइप का प्लेइंग का पैटर्न माइंडसेट है था। या। जो इसको प्रोफ़ेशन मान रहे हैं ना, उसका पूरा पैटर्न ही अलग है। करेक्ट। अगर आप एमेच्योर इन्वेस्टर हो तो 10,000 रुपए लगा के फिर विथड्रॉ करके ऐसा कर सकते हो। अगर आप इसको लेके सीरियस हो कि मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग है, देखिए रिटायर तो किसी को किसी एज पे करना होगा, नॉट मैंडेटरी कि 60 पे। राइट। कोई 55 पे कर सकता है, कोई 70 पे करना चाहता है। मैं बहुत सारे डॉक्टरों से जब मैं बात करता हूँ, वो बोलते हैं हमारा रिटायरमेंट एज क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हम लोग 100 साल तक अगर ज़िंदा रहे तो कमा काम सकते हैं। किया। राइट। मेरा बोलना यही होता है कि आप सही है, लेकिन आपका जो इनकम है, वो मर्ज़ी से होना चाहिए, मजबूरी पे नहीं। अगर आप खुद को अपडेटेड रखना चाहते हो या समय के साथ-साथ नॉलेज को एनहांस करना चाहते हो, तब ठीक है। अगर आपका स्टाफ का पेमेंट, ईएमआई, जो क्लिनिक का रेंट, वो आपके दिमाग में आ गया ना, तो आप काम नहीं ठीक कर काम पाओगे। नहीं पाओगे, नॉलेज को भी एनहांस नहीं कर पाओगे। तो रिटायरमेंट ऐसा नहीं है कि मेरे को काम छोड़ के बैठ जाना है। रिटायरमेंट यही है कि मैं पैसे के लिए काम ना करूँ। तो उसके हिसाब से सभी को एक पैसिव इनकम की जरूर। ज़रूरत है। तो हम लोग उसी पे हाइलाइट ज़्यादा करते हैं। ओके, गॉट योर पॉइंट। तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि इन्वेस्टमेंट सब करते हैं,
तो एक आदमी है जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है म्यूचुअल फंड में एप्लीकेशन के माध्यम से, और एक आदमी है जो आप जैसे एडवाइजर से एडवाइजर लेके फिर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इन दोनों के पोर्टफोलियो में आपके हिसाब से क्या मेजर डिफरेंसेस होंगे? देखिए, कैलकुलेशन में हो सकता है कि मैं अगर काम कर रहा हूँ, तो मेरा रेम्युनरेशन या कुछ उसमें इंक्लूडेड है। ये तो कोई डाउट नहीं है। बोलने वाली बात नहीं है, डाउट भी नहीं है। हम्म, लेकिन कुछ अगर अगर आज अब मैं ऐप तो सबके पास है। हम्म, अगर एक 5 साल के बच्चे को मैंने मोबाइल ऐप्स में दे दिया, ये तुम्हारा सिलेबस है, ये तुमको पढ़ना है, हम्म, और एक को मैंने स्कूल में एडमिशन किया, तो आप बोलिए मेरा डिसीजन कौन-सा अच्छा है? मैंने जिसको ऐप दे के पूरा सेटअप दे के बच्चे को बिठा दिया कि ये आपको पढ़ना है, डेली 8 घंटा पढ़ना है, ये करना है, ये सही डिसीजन है? या मैंने उसको एक सिस्टम में लाया कि मैंने स्कूल में एडमिशन करवाया, वहाँ पे एक्सपीरियंस टीचर है, उसमें उसका टाइम टू टाइम एग्ज़ाम चलेगा, उसमें हम देखेंगे क्या अपग्रेड हो रहा है, क्या करेक्ट। किस-किस में लैग हो रहा है। ये मॉनिटर जब मॉनिटर कर पाएँगे हम, तब उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि रिजल्ट वो अच्छा आने का अच्छा प्रोबेबिलिटी आने। ज्यादा है, तो राइट? हम लोग ऐसे ही करते हैं कि पोर्टफोलियो रीबैलेंस भी करते हैं। मतलब मान लीजिए 18 साल का एक लड़का है, वो चाह रहा है कि 50 इयर्स पे एक कॉर्पस बना ले, उसके बाद उससे रिटर्न लेंगे। तो ऐसा पहला जो फ़ेज़ है वो है एक्युमुलेशन फ़ेज़, जहाँ हम्म, पे हम इकट्ठा करते हैं पैसे को। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन फ़ेज़, वो कॉर्पस से हम उठाते हैं। जब हम लोग के पास टाइम है, तो हम इक्विटी में ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कि आप यंग हो, आपके पास टाइम है, आपके पास जो टाइम है उसपे आपका नॉलेज भी, प्रोफ़ेशनल नॉलेज को भी एनहांस कर सकते हो, तो उसपे आपका नौकरी या बिज़नेस में आपका इनकम जनरेट होगा। तो आप ज़्यादातर इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, ऐसा-ऐसा कीजिए। और उसके बाद जब हम लोग उसके से विथड्रॉल शुरू करते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ पे आ जाते हैं, तो हम आहिस्ता-आहिस्ता उसको इक्विटी घटा देते हैं। तो ये एक टाइप का रीबैलेंसिंग हुआ, ये हम लोग करते हैं। और बहुत सारे रीबैलेंसिंग होता है, वो इन डिटेल में हम जब कस्टमर से बात करते हैं, उनका भी ओपिनियन क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या है। मेरा रिसेंट एक डॉक्टर से बात हो रहा था, बोले कि मेरे को ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, मेरे को सेफ्टी चाहिए। तो गलत नहीं है, अगर वो हाँ। उसमें खुश है तो कोई बात नहीं। बोला कि मेरा रिस्क जो लेना है, जो इक्विटी है, मैं खुद का इक्विटी मैं हूँ। मैं 50% सीएजीआर जनरेट करता हूँ। तो मेरे को 14 और 15% में कुछ नहीं है, लेकिन मैं जो पैसा रखूँगा, वो गारंटेड रिटर्न देना चाहिए। तो मैं उसको वही देने के लिए बैठा हूँ, वही सजेस्ट करने के लिए बैठा हूँ। तो यही डिफरेंस है।